चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब तक आप कई सारे ट्रांसफॉर्म्स आप पढ़ चुके हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आपने देखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ चुके हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्म्स जो थे वो आपने देखे, वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहे थे। क्लियर? कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को कहाँ कन्वर्ट कर रहे थे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। एक नए तरीके के ट्रांसफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होगा जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर? फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। क्लियर? ये क्या करते हैं? ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को भी, डिस्क्रीट सिग्नल्स को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर? चलिए, अब इन ट्रांसफॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं, चाहे डिस्क्रीट टाइम में हो चाहे कंटिन्यूस टाइम में, फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिग्नल को ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिग्नल को ही कन्वर्ट कर पाएगा। क्लियर? जेड ट्रांसफॉर्म एक सबसे जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्म है जो कि आपके या तो आपका सिग्नल स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल हो। क्लियर? सभी सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर? किसी भी अगर सिग्नल का मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसके जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है आपका समीशन फ्रॉम माइनस एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, क्लियर, इज इक्वल टू नथिंग बट सिंपली एक्स ऑफ जेड। ये फॉर्मूला होता है आपके जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का, है ना। जिस भी एक्स ऑफ एन, एन यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल को शो कर रहा है, जिस भी सिग्नल का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो उसको एक्स ऑफ एन की जगह पर डाल दो और ये फॉर्मूला पुट ऑन कर दो। आउटपुट जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्स ऑफ जेड में आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? अब सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है जेड। जेड होता क्या है? जेड कुछ भी नहीं होता। जेड होता है आपका सिंपली आर ई टू द पावर जे ओमेगा। क्लियर? अच्छा, आर क्या है? अच्छा, ये फंक्शन सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फंक्शन कुछ भी नहीं, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली एक सर्कल को। क्लियर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को, जहां पर आर जो है वो रेडियस है और ई की पावर जे ओमेगा ये क्या है? फेज एंगल है ना। जैसे जैसे ओमेगा चेंज होता जाएगा आपको आउटपुट पर पूरा का पूरा कंप्लीटली कैसा मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। क्लियर? तो जेड ट्रांसफॉर्म में जो जेड होता है वो आर ई टू द पावर जे ओमेगा होता है और हमेशा ये जो ये कहलाती है आरओसी। आरओसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। आरओसी का फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर? अभी एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आरओसी हमेशा सर्कल के फॉर्म में होगी। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? हमेशा सर्कल के फॉर्म में होगा। क्लियर? चलिए, आरओसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, एक बेसिक व्यू बनाते हैं आरओसी के बारे में। मैंने बताया जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जेड ट्रांसफॉर्म पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ये स्टेबल सिग्नल को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकता है और अनस्टेबल को भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? पर जब अनस्टेबल सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है तो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए ही कन्वर्ट करता है ना। ऐसा नहीं कि आप टाइम डोमेन से उठा के फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए, अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर एक पॉइंट पर सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर ही आप उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स या स्पेसिफिक रीजन
को हम बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। हमेशा जब भी हम z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कि एक फंक्शन है जिसका z ट्रांसफॉर्म ये है, साथ में ROC बताएंगे। ROC का मतलब है सिर्फ इस रीजन में ही इसका z ट्रांसफॉर्म ये है, बस इस रीजन को अगर मैं चेंज कर दूं तो z ट्रांसफॉर्म भी बदल जाएगा। क्लियर? चलिए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और इस बारे में हम डिस्कशन करते जाएंगे ROC के बारे में। तो इस फॉर्मूले में मैं सबसे पहले z की जगह r e⁻j पुट कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ z इज इक्वल टू, चलिए z की जगह मैंने पुट कर दिया r e⁻j, x ऑफ r e⁻j इक्वल टू समीशन फ्रॉम n इक्वल टू -∞ से लेके n इक्वल टू +∞। क्लियर? x ऑफ n z हो जाएगा r e⁻j की पावर -n। क्लियर? चलिए अगली स्टेप में मैं -n को इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे समेशन फ्रॉम n इक्वल टू -∞ से लेके +∞, x ऑफ n r की पावर -n e⁻j⁻n। क्लियर? -n इसकी पावर भी बनेगी, -n इसकी भी पावर बनेगी, तो r की पावर -n इसके साथ में भी आ जाएगा और r की पावर -n आपका की पावर -n e की पावर j के साथ भी रिप्रेजेंट होगा। ये हो जाएगा x ऑफ r e की पावर j। क्लियर? अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो ये कुछ भी नहीं है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हो गया है। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निकाला था यहाँ पर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म निकाला था, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर मैंने x ऑफ n r की पावर -n का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। क्लियर? और अगर आगे इसको रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं r की वैल्यू को 1 मान लूं, यानी कि जो रेडियस है वो फिक्स हो गई है, वो 1 हो गई है, तो आपका z ट्रांसफॉर्म सीधे सीधे फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। n इक्वल टू -∞ से लेके +∞, x ऑफ n e की पावर -j⁻n, है ना। ये हो जाएगा x ऑफ e⁻j। तो अगर आपने रेडियस 1 कर दी, आपकी जो z ट्रांसफॉर्म में जब आप ROC ड्रॉ करेंगे तो जो 1 वाली रेडियस है ये आपके रिप्रेजेंट करेगी फोरियर ट्रांसफॉर्म को। क्लियर? और ये है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। z ट्रांसफॉर्म में जब भी आप r की जगह पर 1 डाल देंगे तो आपका z ट्रांसफॉर्म रिड्यूस हो जाएगा काय में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ z ट्रांसफॉर्म सबसे जनरलाइज्ड केस है। क्लियर? और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो z ट्रांसफॉर्म का एक स्पेशल केस है। जब मैं z ट्रांसफॉर्म में r की वैल्यू 1 कर देता हूँ तो मेरा जो z ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में। थैंक यू।